हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। आज के सेशन में हम लोग एनसीईआरटी को बहुत ही ज़्यादा आसान भाषा में और अपनी आम लाइफ से जोड़ते हुए पढ़ेंगे। अब जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं ना, ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एनसीईआरटी को ही इग्नोर कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि तो स्कूल की बुक्स हैं, इतनी इंपॉर्टेंट हमारे लिए है ही नहीं। लेकिन एक बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम जब भी किसी पेपर को देने जाते हैं ना, उसके बाद जो उसकी आंसर की आती है तो उसके सभी आंसर्स एनसीईआरटी के ही माने जाते हैं। आप कमीशन के आगे कोई भी कितना से बड़ा सोर्स क्यों ना ला के रख दो, वो उसको नहीं मानेंगे, वो एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस को मानते हैं। ठीक है, तो अब एनसीईआरटी जो है वो हमारे एग्ज़ाम्स में कट ऑफ क्लियर करवाने में, अच्छे मार्क्स दिलवाने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। तो बस हमारा यहाँ पर यही प्रयास है कि हम आपका ये जो एनसीईआरटी की जो पढ़ाई है, हम उसको बहुत ही आसान भाषा में और डिटेल रूप में और इसका एक निचोड़ के साथ हम आपको एनसीईआरटी जो है वो करवा सकें। और हमने एक और इनिशिएटिव चला रखा है, उसमें हमने एनसीईआरटी को एमसीक्यूज़ के ज़रिए करवाया है। वहाँ पर यहाँ पे हम लोग ऐसे करवाते हैं कि सारे जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बन रहे हैं एमसीक्यूज़ के रूप में, एग्ज़ाम में जाने से पहले आप उन सारे क्वेश्चंस को करके जाइए। इस तरह की प्रिपरेशन यहाँ पर होती है। ठीक है, तो अब हमारा ये प्रयास है कि हमारा ये प्रयास आपके लिए है और आप हमें सपोर्ट करें, थोड़ा प्रयास आप करें हमारे लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलिए चलते हैं पहला। अब देखिए, यहाँ पर हम 5वें चैप्टर पर आ चुके हैं। ठीक है, हमने जो यहाँ पे शुरुआत करी वो हमने ज्योग्राफी से शुरुआत करी है। तो अभी हम 5th चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो 5th चैप्टर का नाम क्या है? पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। और ये जो हमारी जो सीरीज़ है ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के बच्चों को लेकर है। ठीक है, दोनों के बच्चों को लेकर है। अब देखो 5th चैप्टर है, इसका नाम क्या है? मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे हम अर्थ के जो पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब देखो, हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, मतलब हमारी जो अर्थ है, वही एक ऐसा मात्र ग्रह है जहाँ पर क्या है? जीवन है, और यहीं पर जीवन संभव है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जीवित रह सकते हैं। अब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से तत्व हैं जिनके कारण यहाँ जीवन संभव है? तो यहाँ पर है भूमि, जल और हवा। ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या क्या है? एक तो है लैंड है, ठीक है, वाटर है मतलब पानी है, और एक है एयर। देखो, एयर है तो हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, पानी है तो हमारा पूरा बॉडी का हाइड्रेशन रहता है। पानी हम लोग पीते हैं, वो नहीं पियेंगे तो हम मर जाएंगे। 2 दिन पानी नहीं पियेंगे ना तो हम सब मर जाएंगे, ना चल सकेंगे ना फिर सकेंगे, कुछ नहीं हो सकता। और लैंड हमारे रहने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम उड़ते तो है नहीं, हम ज़मीन पर ही रहते हैं। तो ये जो है तत्व, ये हमारे अस्तित्व के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है? इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या आता है कि 3 महत्वपूर्ण और घटक हैं कि पृथ्वी पर जो पर्यावरण के जो 3 महत्वपूर्ण घटक हैं, इनका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कंपोनेंट है किसके? एनवायरनमेंट के 3 कंपोनेंट है। पर्यावरण का मतलब है एनवायरनमेंट के 3 कंपोनेंट जो आपस में मिलते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, ठीक है, और एक दूसरे के साथ वो इंटरेक्शन भी करते हैं। तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला है भूमंडल। भूमंडल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लिथोस्फेयर। ठीक है, भूमंडल। दूसरा है वायुमंडल और तीसरा है जलमंडल। तो भूमंडल हमारा क्या हो गया? भूमंडल मतलब जमीन वाला, तो ये हो गया लिथोस्फेयर। ठीक है, लिथोस्फेयर। वायुमंडल, वायु से पता चल रहा है, तो ये हो गया एटमॉस्फेयर। ठीक है, यहाँ पे एटमॉस से पता चल रहा है कि यहाँ वायु की बात है। और जलमंडल, जलमंडल है कि यहाँ पर पानी की बात हो रही है, तो ये है हाइड्रोस्फेयर। अब देखो, ये जो शब्दों की उत्पत्ति हुई है, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर, ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं। तो लिथोस का अर्थ यहाँ क्या बता रखा है? पत्थर, चट्टान। ठीक है, ये सब है। एटमॉस जो मैंने अभी बताया है, इसका मतलब है वाष्प। ठीक है, क्या मतलब है? वाष्प। और ह्यूडर जैसे हाइड्रो है, इसका मतलब होता है जल। और बायोस जहाँ शब्द आ गया उसका मतलब है जीवन। ये शब्द हमें याद करने हैं, हमें पता होने चाहिए। आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? भूमंडल पढ़ते हैं। इसको थोड़ा इंग्लिश में पहले देख लेते हैं। इंग्लिश में देखो, यहाँ पर ये क्या लिखा है? हमने क्या पढ़ा है अभी? लिथोस्फेयर पढ़ लिया, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर
हाँ, एक टर्म रह गई है बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर नैरो जोन होता है। नैरो मतलब कि बहुत ही छोटा सा, एक बहुत छोटा सा जोन है जहाँ पर हमें क्या मिलता है, लैंड, वाटर और एयर टुगेदर मिलते हैं। इनमें सारी फॉर्म्स ऑफ लाइफ होती हैं। ठीक है, हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये है लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर और ये है हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, जिस जगह ये तीनों मिल जाते हैं तो वहाँ पर एक बहुत छोटा सा एरिया बनता है। उस एरिया को क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर, जहाँ पर लाइफ जो है वो संभव हो जाती है। ये तीनों जगह मिलके क्या बनाते हैं, ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ बनाते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला पढ़ते हैं लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं भूमंडल। अब देखो, लिथोस्फीयर मैंने अभी आपको बताया है ये क्या है, ठोस भाग है, मतलब चट्टान वाला है, जहाँ पर हम लोग चलते हैं, अपने घर बनाते हैं, वही है ये, है ना। तो ये अगर मैं ऐसे अर्थ को बनाऊं, यहाँ पर ये अर्थ है, तो ये जो इसकी परत है, ये जिस धरती पर हम लोग रहते हैं, चट्टान, धरती, परत, मिट्टी, है ना, ज़मीन, ये वो वाली चीज़ है। ठीक है, अब ये मिट्टी की पतली सी परत से बना होता है। अब यहाँ पर जीवों के पोषक तत्व पाए जाते हैं। मतलब क्या हुआ कि यहीं पर हमारी खेती होती है, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, इन्हीं में जीव जंतु भी जिंदा रहते हैं यहाँ से। ठीक है, छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं, तो ये वो वाली बात है। अब देखो, यहाँ पर दो मेन डिवीज़न होते हैं अर्थ सरफेस के, दो मुख्य भागों में बांटा जाता है यहाँ पर। और वो कौन कौन से हैं, वो है कॉन्टिनेंट और ओशन बेसिन, मतलब महाद्वीप। एक को हमने बोला महाद्वीप और दूसरे को हमने बोला महासागरीय बेसिन। ठीक है, जो बड़े बड़े जलाशय हैं उनके जो बेसिन होते हैं। अब इसको कैसे समझेंगे हम लोग, ये देखो, अब आपको पता होगा कि देखो, पहले माना ज़मीन पर पहाड़ है ना, ऐसे करके पहाड़ है, ज़मीन समतल है, थोड़ा और नीचे जाएंगे तो हमारा समुद्र आ जाता है। तो यहाँ पर ये देखो, ये है समुद्र वाला, ये समुद्र का एरिया है। अब ये वाला जो एरिया हमने लगाया, ये वाला एरिया, ठीक है ना, ये वाला एरिया, ये भी ज़मीन का है, नीचे मिट्टी, पत्थर, चट्टान है, ये है। और जब हम समुद्र के नीचे जाते हैं ना, तो वहाँ पर भी मिट्टी, पत्थर, चट्टान के ही नीचे बेसिन होता है। तो उसी बेसिन को बोला है महासागरीय बेसिन, और ये लिथोस्फीयर का ही पार्ट है, ओशियन बेसिन। क्या बोला है, ओशियन बेसिन। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है, ये आता है कॉन्टिनेंट्स का। ठीक है, ये आता है कॉन्टिनेंट्स का पार्ट। तो ये दोनों ही लिथोस्फीयर के पार्ट हो गए। अब हम इसको कहाँ देखेंगे, इसको मैप में देखते हुए चलेंगे। देखो, ये देखो, अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, उसमें क्या है, ये पूरी पृथ्वी है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पृथ्वी है। ठीक है, ये कॉन्टिनेंट्स है यहाँ पर इसके, तो ये जो कॉन्टिनेंट्स है ये लिथोस्फीयर के पार्ट हो गए, है ना। लिथोस्फीयर में कॉन्टिनेंट, एक तो कॉन्टिनेंट हो गया। अब ये जो सागर हैं, है ना, बड़े बड़े विशाल सागर हैं, इनमें नीचे जो उनके बेसिन है, जहाँ पर बड़ी बड़ी मछलियाँ, जीव जंतु ये सब मिलते हैं, तो उसके जो नीचे बेसिन है, या उसकी बात हो रही है, ये याद रखना। यहाँ पर ये जो समुद्र है, ठीक है, जितना भी एरिया है, आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं। तो ये भूमंडल हमने पढ़ लिया, है ना, भूमंडल हमारा पूरा होता है यहाँ पर। अब देखो, इसमें एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो समुद्री जल है ना, इसका तल जो है हर जगह समान होता है, क्योंकि ये पानी है। देखो, अभी जो हमने बताया ऐसे करके, यहाँ पर हर जगह ये जो पानी का लेवल है ना, आप किसी भी समुद्र में चले जाओ, पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक ओशन में, इंडियन ओशन में, किसी भी ओशन में चले जाओ, पूरी अर्थ पर उसकी जो हाइट है वो सेम ही रहेगी। और इसी हाइट से हम अपनी जो ज़मीन है, हम अपनी जो धरती है, क्रस्ट है, उस पर जो पहाड़ होते हैं, चाहे उस पर पहाड़ हो या फिर कोई पठार हो, ठीक है, या फिर कोई ऊंचा कोई ज़मीन का एरिया हो, उसकी हाइट को हम इस लेवल से नापते हैं कि ये इसकी हाइट कितनी है या फिर इसकी हाइट कितनी है। इसी हम लेवल से नापते हैं और इसको हम बोलते हैं मीन सी लेवल। और इस मीन सी लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं, ज़ीरो के रूप में लिया जाता है। ठीक है, 0 मीटर के रूप में लिया जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था। चलो आगे चलते हैं। अगला क्या है यहाँ पर, ये देखो, ये हमने यही पढ़ा है,
कॉन्टिनेंट्स पढ़ लिए, ओशन का बेसिन पढ़ लिए, दो पार्ट है। हमने यही पढ़ा है कि एलिवेशन ऑफ लैंड को कहाँ से मेजर करा जाता है, सी के लेवल से, क्योंकि पानी है, क्योंकि पानी जब ज़मीन पर होगा ना तो उसकी एक ही लेंथ होगी, हर जगह एक ही हाइट होगी। उसकी हाइट कभी ऐसे नहीं होगी कि अटलांटिक ओशन में ज़्यादा ऊंचा पानी भरा हुआ है या पैसिफिक में ज़्यादा नीचा भरा हुआ है, ऐसा नहीं है। वो एक दूसरे से, क्योंकि सारे सीज जो हैं, ओशंस, महासागर जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो सभी का जो लेवल होता है वो सेम ही रहता है, एक ही हाइट पर रहती है। इसीलिए हमने इसको क्या बोला, मीन सी लेवल, जिसको हमने 0 मीटर वाला लेवल माना। चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो, अब आगे क्या आता है, कहाँ पर आ गए हम, देखो यह है विश्व का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो माउंट एवरेस्ट है, वो हम जानते हैं, जो कि हमारे लिथोस्फीयर में है, हमारे कॉन्टिनेंट में हमें पता है। और ये कहाँ पड़ता है वैसे, माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में पड़ता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो इसकी हाइट जो है 8,848 मीटर। हमने क्या बोला यहाँ पर कि मीन सी लेवल से, समुद्र तल से। देखो हमेशा आपने जहाँ भी पढ़ा होगा ना, उसके आगे पीछे यही लिखा रहता है कि समुद्र तल से इतनी ऊंचाई, समुद्र तल से उतनी ऊंचाई। तो अब आपको पता चल गया होगा कि समुद्र तल क्यों लिया जाता है, क्योंकि सारे समुद्र जो है कनेक्टेड हैं, उन सभी की हाइट सेम है, ठीक है, वो कभी नहीं बदलती, ठीक है। चलो अब देखो, यहाँ पर एक तो हो गया सबसे ऊंचा, यहाँ हमने सबसे ऊंचा पढ़ लिया। एक है सबसे गहरा भाग, सबसे गहरा भाग मतलब ग्रेटेस्ट डेप्थ की बात हो रही है यहाँ पर, सबसे ज़्यादा गहरा। तो ये कौन है, ये है प्रशांत महासागर में। एक है मैरियाना गर्त। मैरियाना गर्त का मतलब क्या है कि मैरियाना ट्रेंच है ये, ठीक है, मैरियाना ट्रेंच है, जिसकी गहराई कितनी है, 11,000। ये जितना ऊंचा है ना, ये जितना ऊंचा है ज़मीन पर, मैरियाना ट्रेंच उससे ज़्यादा गहरी है, उससे ज़्यादा गहरी है समुद्र में। और ये कहाँ पर है, ये पैसिफिक ओशन में आती है, ठीक। और ये हमें पता है हमारी इंडिया के उसमें है, नेपाल में पड़ता है ये, ठीक है। तो ये लैंड में है और ये ओशन मतलब समुद्र में है। चलो अब देखो, हमारा जो चैनल है, हमारे चैनल पे हम लोग एनसीईआरटी को तो मैं पढ़ा ही रही हूँ यहाँ पर डिटेल में, ठीक है। एक हमने इनिशिएटिव शुरू करा है एनसीईआरटी के एमसीक्यूज़ का, ठीक है। उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एनसीईआरटी से, जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इस तरह से हमने करवाई है। जिन बच्चों को रिवीजन करनी है उनके, और कम टाइम है जिनके पास और सिलेबस पूरा करना है, तो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा, हम लोग एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चलाते हैं, जिसमें हम लोग जीएस के 8 क्वेश्चंस करवाते हैं और पॉलिटी के 10 क्वेश्चंस करवाते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से डिटेल में करवाते हैं, निचोड़ के साथ करवाते हैं। जो लेवल आता है क्वेश्चंस का, क्वेश्चन पेपर्स में, हम उस तरीके से करवाते हैं, आपको किसी भी बुक या इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर ट्रिक्स की बात करें तो ट्रिक्स में हम लोग 5 एमसीक्यूज़ करवाते हैं, और वो एमसीक्यूज़ हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तरीके से करवाते हैं, आप कभी नहीं भूलोगे। ये ट्रिक्स आपको कहीं नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये ट्रिक्स हमने खुद बनाई है। जैसे हमने खुद पढ़ाई करी ऐसे हमने आपको भी करवाया है। और हमारी हर महीने की करंट अफेयर की मैगज़ीन आती है, अभी मार्च की भी आने वाली है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। और जो बच्चे मेंस आंसर राइटिंग की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करवाते हैं। तो आप हमारे चैनल में जाइए, विज़िट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब अगला पढ़ लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट्स के बारे में। देखो हमारी जो पृथ्वी है उस पर पूरे कितने हैं, 7 प्रमुख महाद्वीप हैं, ठीक है। कितने हैं, 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। इसको देखो, इसको पूरे को हम लोग मैप में पढ़ लेते हैं। ये देखो, यहाँ से पढ़ लेते हैं हम इसे। अब ये देखो हमारे यहाँ पर कितने महाद्वीप हैं, 7। सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ पर पूरे 7 महाद्वीप हैं, और ये जो है सेपरेटेड हैं, मतलब अलग अलग हो रखे हैं। किससे, बड़ी बड़ी वाटर बॉडी से। जैसे कि साथ में, जैसे कि एशिया हो गया, देखो एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, ये दक्षिण अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, और एक हो गया अटलांटिक, ठीक है। तो 7 हो गए। और ये सभी एक दूसरे से कैसे अलग हो रखे हैं, ये हो रखे हैं महासागरों से। जैसे कि यहाँ पे हिंद महासागर हो गया, प्रशांत अटलांटिक महासागर हो गया, प्रशांत महासागर हो गया, ठीक है ना, दक्षिण महासागर हो गया। इस तरह से ये लोग एक दूसरे से सेपरेटेड हैं। चलो हमने ये पढ़ लिया। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एशिया के बारे में। ये है एशिया। अब इस एशिया में ही हमारा इंडिया पड़ता है, यहाँ हमारा प्यारा भारत है, इंडिया है, ठीक है। अब एशिया जो है ना,
ये जो है ये लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है, सबसे बड़ा, ये याद रखना, सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब ये इसका जो एरिया अगर देखेंगे तो ये 1/3 है टोटल एरिया ऑफ द अर्थ। पूरी पृथ्वी को अगर मैं बनाऊं और तो इसका जो 1/3 एरिया आएगा ना, वो पूरा 1/3 एरिया जो होगा वो क्या है, एशिया का माना जाता है, ठीक है। अब इसी में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है, ये देखो यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब है कर्क रेखा जा रही है। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो, ये है यूरल माउंटेन्स है। ये यूरल माउंटेन्स जो हैं ये एशिया को किससे, यूरोप से अलग करते हैं। यूरल पर्वत हैं ये, ठीक है, यूरोप को एशिया से अलग करते हैं। और जब हम एशिया और यूरोप को दोनों को एक साथ जोड़ दें तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं यूरेशिया बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, यूरेशिया बोलते हैं। आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूरोप, ठीक है। अब देखो यूरोप जो है, यूरोप कौन सा है, वो ये वाला पार्ट हो गया, जामनी वाला। तो यूरोप जो है वो एशिया से छोटा है, ये तो हमें दिख भी रहा है। ये कितना बड़ा है, एशिया काफ़ी बड़ा दिख रहा है इसके सामने, यूरोप इससे छोटा हो गया, ठीक है। अब ये इसके पश्चिम में है, पश्चिम मतलब उसके वेस्ट में है, ये भी हमें यहाँ पर दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है। अब आर्कटिक सर्कल इस यहाँ से, ये जो आर्कटिक सर्कल है ना वो यहीं से गुजरता हुआ सा दिखता है ना। आर्कटिक वृत्त इसी से होकर गुजरता है। और ये जो यूरोप है ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। कौन कौन से, ये देखो, एक तो यहाँ पर हो गया अटलांटिक महासागर, ये वाला, ये अटलांटिक महासागर यहाँ से घिरा हुआ हो गया। दूसरा हो गया भूमध्य सागर, ये यहाँ पर है भूमध्य सागर। और तीसरा हो गया यहाँ पर है आर्कटिक सागर, ये तो तीनों तरफ से हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अफ्रीका। अब देखो अफ्रीका ये है, ये वाला, ये है, ये क्या है, अफ्रीका। अब अफ्रीका जो है वो सेकंड लार्जेस्ट है, मतलब दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा है ये एशिया में, आफ्टर एशिया महाद्वीप है ये, ठीक है, दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा महाद्वीप है, मतलब कॉन्टिनेंट है। अब ये एक अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर कौन कौन सी लाइंस, एक तो है इक्वेटर मतलब विषुवत वृत्त, एक है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब मकर रेखा, और एक है ऊपर वाली जो हमारे इंडिया से भी गुजरती है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कि कर्क रेखा। ये तीनों इस वाले कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती हैं, तीनों की तीनों गुजरती हैं। इसी के अंदर देखो सहारा जो है डेजर्ट रेगिस्तान है वो पाया जाता है। ये विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। क्या है, सबसे बड़ा, कौन सा है, सहारा, ये इम्पॉर्टेंट है, सबसे बड़ा है और गर्म रेगिस्तान है, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि ये जो महाद्वीप है, अफ्रीका जो महाद्वीप है ना, ये वाला अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है ये चारों तरफ से बड़े बड़े वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है, मतलब कि महासागरों से घिरा हुआ। कौन कौन सा, देखो इधर की तरफ कौन सा आ गया, हिंद महासागर दिख रहा है ना सबको, ये हिंद महासागर हो गया, ये हो गया दक्षिण महासागर हो गया मतलब कि इंडियन ओशियन है, और ये है साउदर्न ओशियन है, ठीक है। यहाँ पर है अटलांटिक ओशियन और यहाँ पर आ गया भूमध्य सागर फिर से, मतलब मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। तो चारों दिशाओं से ये किससे घिरा हुआ है, ये वाटर बॉडीज मतलब बड़े बड़े समुद्रों से, महासागरों से घिरा हुआ है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखो यहीं पर अफ्रीका में ही पूरे वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है जो कि है नील रिवर, जो कि अफ्रीका में है। अब देखो यहाँ पर दिखा भी रखी है, ये यहाँ पर छोटी सी दिख रही है यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी है, दुनिया की सबसे लंबी नदी है। क्या है, सबसे लंबी नदी, तो वो किस में है, वो भी अफ्रीका में ही है, ठीक है। चलो अब आगे आगे चलते हैं। अगला हम देखते हैं नॉर्थ अमेरिका को। नॉर्थ अमेरिका देखते हैं, देखो ये है नॉर्थ अमेरिका, ये कॉन्टिनेंट है, कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका मतलब उत्तर अमेरिका है ये, ठीक है। अब उत्तर अमेरिका को अगर देखें तो ये तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा महाद्वीप है, थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है। अब ये जो है ये दक्षिण अफ्रीका से जुड़ा हुआ है, एक बहुत ही संकरे से जुड़ा हुआ है जिसको हम बोलते हैं पनामा जल संधि, पनामा स्थल संधि, सॉरी, स्थल का मतलब है यहाँ पे एक जमीन, पतली सी जमीन का टुकड़ा है, ठीक है। स्थल संधि मतलब होती है कि एक ऐसा पतला सा जमीन का टुकड़ा जो कि दो बड़े बड़े
कॉन्टिनेंट्स लैंड के मासेस को जोड़ देगी। तो ये भी बहुत बड़ा लैंड है और ये भी बहुत बड़ा ज़मीन का टुकड़ा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पनामा स्थल संधि, ठीक है। और इंग्लिश में बोलेंगे तो उसको बोलेंगे इस्थमस ऑफ पनामा। क्या बोलेंगे, इस्थमस ऑफ पनामा। तो ये हो गया नॉर्थ अमेरिका का। चलो अब आगे चलते हैं। और ये जो उत्तरी अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। अब आता है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका देख लेते हैं। देखो साउथ अमेरिका हमने ये वाला है, ये साउथ अमेरिका है, मतलब दक्षिण अमेरिका। इसका जो मैक्सिमम भाग है, जो अधिकांश भाग है, वो कहाँ पड़ता है, वो पड़ता है साउदर्न हेमिस्फीयर। ये नीचे वाला पार्ट कौन सा है, इक्वेटर के इधर वाली है ना, इक्वेटर के नीचे जो होते हैं वो साउदर्न हेमिस्फीयर मतलब दक्षिणी गोलार्ध है। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। तो अब देखो यहाँ कितना बड़ा हिस्सा, यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना बड़ा हिस्सा, ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये कहाँ पड़ रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में पड़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर दो महासागर हैं, एक तो पड़ता है प्रशांत महासागर और एक है यहाँ पर है अटलांटिक महासागर, ठीक है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बहुत तगड़ी और लंबी सी पर्वत श्रृंखला है, तो वो है एंडीज पर्वत श्रृंखला है यहाँ पर। ये दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है। ये याद रखना है यहाँ पर कि ये जो एंडीज है ना, ये दुनिया की मतलब वर्ल्ड की क्या है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, ठीक है। और ये नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पर एक चीज़ और है, ये वो क्या है, वो है यहाँ पर अमेज़न रिवर। अमेज़न नदी जो है ये भी दुनिया की, ये क्या है, अमेज़न, ठीक है। अमेज़न रिवर क्या है, अमेज़न हिंदी में देखें तो अमेज़न नदी जो है, ठीक है, वो भी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। पूरी दुनिया की है ये बड़ी नदी, ठीक है, सबसे बड़ी नदी है। अब आगे चलते हैं। अब आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं। अब देखो ये है ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा है। इसकी खास बात क्या है कि ये सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है। स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा क्या हो गया, महाद्वीप हो गया। ये महाद्वीप मतलब हो गया कॉन्टिनेंट हो गया। अभी हम कॉन्टिनेंट तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ये पूरा की पूरा किस में है, ये है साउदर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि इक्वेटर के इधर है ये पूरा की पूरा। तो ये किस में है, साउदर्न हेमिस्फीयर मतलब दक्षिणी गोलार्ध में है। अब ये सारी साइडों से ओशन से घिरा हुआ। देखो इसको शुरू से देखते हैं। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पे ओशन, यहाँ ओशन, यहाँ ओशन, यहाँ ओशन, पूरा किससे घिरा हुआ है, ये ओशन से घिरा हुआ है। और ये एक अकेला ऐसा है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, आइलैंड कंटिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइलैंड कंटिनेंट का मतलब क्या हो गया, ये हो गया द्वीपीय महाद्वीप, ठीक है। चलो क्योंकि अकेली पूरी ऑस्ट्रेलिया कंट्री ही तो है ये, तो इसलिए हमने उसको आइलैंड कंटिनेंट बोल दिया। ये ऐसी कंट्री है जो कि आइलैंड कंटिनेंट है। चलो अब आगे चलते हैं। अगला आता है अंटार्कटिका। कौन सा, अंटार्कटिका। ये अंटार्कटिका ये जो है ना सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, सफ़ेद इसलिए है क्योंकि ये पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। परमानेंट बड़ी मोटी मोटी शीट्स हैं यहाँ पर, खूब मोटी मोटी परत है यहाँ पर बर्फ़ की, ठीक है। अब ये भी पूरा कहाँ पर है, ये भी पूरा यहाँ पर है दक्षिणी गोलार्ध में मतलब साउदर्न हेमिस्फीयर में। कितना नीचे जाकर है ना, साउथ पोल की तरफ है एकदम। इसकी एक खास बात ये है कि जो साउथ पोल है ना, दक्षिणी ध्रुव जो है वो इसके एकदम इसके कहाँ पर आता है, सेंटर में आता है। कौन सा, साउथ पोल ऑलमोस्ट कहाँ पड़ता है, इस कॉन्टिनेंट के सेंटर मतलब मध्य में पड़ता है, ठीक है। ये इसकी खास बात है। अब ये अभी मैंने बताया कि ये परमानेंटली इस पर आइस जमी हुई है और को भी खूब थिक शीट है, मोटी मोटी शीट है। अब इसके कारण यहाँ पर कोई भी परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, मोटी मोटी बर्फ़ है। तो यहाँ पर क्या है, स्थायी मानव निवास नहीं है, ठीक है। मानव निवास नहीं है क्योंकि इतनी ज़्यादा बर्फ़ है तो कोई रह ही नहीं सकता, सीधी सी बात है ना, कौन रहेगा इतनी सर्दी में, ठीक है। अब लेकिन एक बात है कि यहाँ पर ज़्यादातर जो देश हैं, जैसे कि हमारा भारत देश हो गया, ये अमेरिका वाले लोग हो गए, है ना, एशिया वाले जो कंट्रीज़ हैं, बड़ी बड़ी कंट्रीज़, ये यूरोप वाले, अफ्रीका वाले, इन सब ने यहाँ पर अपने क्या बना रखे हैं, इन सब ने यहाँ पर अपने रिसर्च सेंटर्स बना रखे हैं अलग अलग,
सभी ने। तो हमने भी बना रखे हैं भारत वालों ने, तो उनके नाम क्या है? उनके नाम है मैत्री और भारती। क्या नाम है? मैत्री नाम का रिसर्च सेंटर है, भारती नाम का रिसर्च सेंटर है ना। और पहले कौन सा था? पहले था एक दक्षिण गंगोत्री करके था, लेकिन अब वो नहीं है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब देखो, अब दक्षिण गंगोत्री नहीं है, अब मैत्री है और भारती है। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो अब आगे चलते हैं। अब अगला है, ये देखो, ये हमने पूरा पढ़ लिया। अब देखो, ये हमने सारे पेजेस जो हैं वो हमने पढ़ लिए हैं महाद्वीप के कुछ। हाँ, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि एडमंड हिलेरी कहाँ के थे? ये थे न्यूजीलैंड के। और एक है तेंजिंग नोर्गे, ये इंडिया के थे। ये पहले मैन थे जिन्होंने की सबसे ज़्यादा ऊंची पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट की है। ठीक है, तो वो उन्होंने 29 मई 1953 को चढ़ी थी। और जंको भाई कौन थे? जंको पहली वुमेन थी जिन्होंने इस समिट को चढ़ा था। ये पहली वुमेन आएंगी, ठीक है। लेकिन एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे कौन है? ये पहले मैन थे, मैन की कैटेगरी में ये, और वुमेन की कैटेगरी में ये जंको तैबेई, ये जापान की थी। ठीक है, और पहली इंडियन वुमेन की अगर बात करी जाए, यहाँ पहली इंडियन वुमेन है तो वो है बचेंद्री पाल। इन्होंने 1984 में चढ़ा था। ठीक है, अब ये हमारा सारा यहाँ पे हो गया। ये मैंने आपको डायग्राम्स में ही सारा समझा दिया है, कुछ नहीं छोड़ा यहाँ से लेके यहाँ तक, एक एक शब्द बता दिया है। ठीक है, चलो, या हाँ, एक चीज़ रह गई, ये वाली, ये देखो, ये यहाँ पर है कि जल संधि और स्थल संधि, ये इन दोनों के बताना है। तो स्थल संधि क्या होती है? अभी हमने पढ़ा स्थल संधि मतलब कि वो पतली संकरी सी जगह, बहुत संकरा सा भाग है, ये ज़मीन का ही भाग होता है जो कि दो बड़े बड़े किसको जोड़े? लैंड के पार्ट्स को जोड़ दे, है ना, स्थल के पार्ट को जोड़ दे। तो एक बड़ा पार्ट लैंड का पार्ट ये हो गया, और दूसरा हो गया उत्तरी अमेरिका। एक, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं इस्थमस। क्या बोलते हैं? इस्थमस। अब ऐसे ही एक जल संधि होती है। जल संधि में क्या होता है? यहाँ पतला सा पानी का रास्ता, ये भी संकरा सा होता है। तो जल संधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्ट्रेट। ठीक है, क्या इसको बोलते हैं? स्ट्रेट बोलते हैं। तो जल संधि बहुत ही पतला सा संकरा सा भाग है जो कि दो बड़े बड़े वाटर बॉडीज़ को जोड़ता है। तो हमारे इंडिया, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी है? वो है पाक स्ट्रेट। कौन सी है? पाक स्ट्रेट, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आगे चलते हैं, यहाँ तक हमने पूरा पढ़ लिया अच्छे से। अब हम पढ़ेंगे जलमंडल। जलमंडल मतलब है हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, अब देखो, यह आता है जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर। अब हमारी जो अर्थ है ना, पृथ्वी जो है, उसको नीला ग्रह कहा जाता है, मतलब कि ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। क्या बोलते हैं पृथ्वी को? ब्लू प्लैनेट। अब ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी पर पानी है। क्या है? पानी, मतलब वाटर प्रेजेंट है, इसीलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। अब पृथ्वी पर, पृथ्वी का जो 71% भाग है, ठीक है, पूरी अगर पृथ्वी लें 100% में से, तो उसका जो 71% भाग है उस पर है जल। उस पर क्या है? जल। और 29% जो है वो है स्थल। स्थल मतलब क्या हो गया? लैंड हो गया। ठीक है, लैंड। और ये है वाटर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने ये पढ़ लिया। अब यहाँ पर जलमंडल में जल के सभी रूप हैं, जैसे कि कौन कौन से? जैसे कि महासागर हो गया, नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत, ये सारे के सारा हो गया। और जल वाष्प भी इसके अंदर है, मतलब कि कौन कौन सा हो गया यहाँ पर? ये है ग्लेशियर्स, अंडरग्राउंड वाटर, है ना, ये सारा जो हमने यहाँ पर अभी पढ़ा है, ये हो गया। अब आगे देखते हैं। अब देखो, पृथ्वी पर पाए जाने वाले 97% से अधिक भाग में महासागरों में पाया जाता है। अब पृथ्वी पर जितना भी पानी है, पृथ्वी पर जितना भी पानी है उसमें से 90, ये इस डायग्राम में दिखा रखा है, ये इस डायग्राम में दिखा रखा है कि पृथ्वी पर जितना भी पानी है उसमें से 97% जो है वो ओशियंस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ओशियंस में। और ठीक है, ओशियंस में हो गया, जो कि लेकिन खारा पानी होता है 97.5%। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये खारा पानी है, और इस खारे पानी को हम खाने पीने में तो यूज़ नहीं कर सकते। अब बचा कितना? 2.5%। तो जो 2.5% है ये है अलवण जल। अलवण जल का मतलब क्या होता है?
फ्रेश वाटर। कौन सा? फ्रेश वाटर। लेकिन ये जो फ्रेश वाटर है ये हमें कहाँ कहाँ मिलता है? ये हमें मिलता है ग्राउंड वाटर में, है ना। जैसे कि हम लोग पंप, हैंड पंप लगाते हैं, खेतों में ट्यूबवेल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। और बड़े बड़े ग्लेशियर्स में होता है साफ़ सुथरा पानी जिनको हम पी सकते हैं। ये हमारे भविष्य के वाटर रिजर्व हैं, ये ग्लेशियर जो अब पिघल रहे हैं। तो हमारे भविष्य के लिए क्या हो रहा है? खतरा हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग से। क्यों? क्योंकि ये तो पिघल रहे हैं, तो भविष्य में पानी का बहुत बड़ा संकट आने वाला है। और बड़ी बड़ी आइस शीट्स में भी बहुत सारा फ्रेश वाटर जमा हो रखा होता है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। ये हमने पढ़ लिया यहाँ पर। अब हम अगला देखते हैं। ये हमने अभी पढ़ा है यहाँ पर, हाँ ये हमने पढ़ लिया। हाँ अब ये वही है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है ना। इसको हमने पढ़ लिया है। देखो सबसे बड़ा कौन सा होता है? एशिया होता है। सेकंड नंबर पर साइज़ के, अभी हम साइज़ के रूप में पढ़ रहे हैं। सेकंड नंबर पर आता है अफ्रीका, तीसरे में आता है उत्तर अमेरिका, और फिर आता है दक्षिण अमेरिका, फिर आता है अंटार्कटिका 5वें नंबर पर, और 6वें नंबर पर है यूरोप, और 7वें नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। ये साइज़ के अकॉर्डिंग हमने कॉन्टिनेंट्स को वो करा है, अरेंज करा है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये सेम वही है जो अभी हमने पढ़ा है। अब हम पढ़ते हैं ओशंस। ओशंस, हाँ महासागर। हम महासागर तो पढ़ रहे हैं हम लोग। अब है देखो महासागर में क्या है कि ये जो ओशंस है ये हाइड्रोस्फीयर के बहुत बड़ा पार्ट है, मतलब जलमंडल के मुख्य भाग तो यही है। अब ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ये ना मैंने आपको पहले भी बताया था। देखो इसको डायग्राम में देख लेते हैं महासागर वाले को। ये देखो इसको डायग्राम में देखते हुए चलते हैं। ये देखो ये महासागर है, यहाँ पर है महासागर। ये देखो तो एक हो गया पैसिफिक ओशन महासागर, है ना, मतलब प्रशांत महासागर। फिर ये हो गया अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर, इंडियन ओशियन, ठीक है। ये एक और महासागर हो गया, ये साउदर्न एशियन। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यहाँ से ये जुड़ा हुआ, यहाँ से ये जुड़ा, फिर यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब जुड़े हुए हैं इसीलिए इनमें क्या होता है? एक लेवल रहता है। अब इनमें 3 तरह के मूवमेंट होते हैं। मूवमेंट मतलब क्या है? गतिविधि। कैसी गति? ये हमेशा गतिशील रहते हैं। किस किस तरीके से? एक तो है आपका तरंगे। पहली बात है कि इनमें तरंगे होती हैं। तरंगे का मतलब हो गया वेव्स, तो वेव्स हमेशा बहती रहती हैं यहाँ पर। फिर दूसरा आता है ज्वार भाटा। क्या आता है? ज्वार भाटा। उसको क्या बोलते हैं? उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं टाइड्स। और तीसरा आता है यहाँ पर महासागरीय धाराएं। कौन सी? ये हैं धाराएं। और धाराएं को हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं ओशन करंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरह के इनमें मूवमेंट हो गए। ये हमेशा ही चलते रहते हैं, तो इसीलिए इनमें ये मूविंग रहते हैं। मतलब हमेशा पानी जो है मूव होता रहता है, चलता रहता है, गतिशील रहता है, ठीक है। चलो अब हमने साइज़ के अकॉर्डिंग देख लिया। साइज़ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पैसिफिक ओशन, जो ये वाला पैसिफिक ओशन है, अब हम इसकी बात करेंगे। पैसिफिक ओशन देखो ये है पैसिफिक ओशन, यहाँ से ले यहाँ तक ये। तो सबसे बड़ा जो आता है वो आता है पैसिफिक ओशन। ये सबसे बड़ा है। पैसिफिक मतलब है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा होता है, ठीक है, सबसे बड़ा है आकार में अगर देखा जाए तो। और ये पूरी अर्थ के 1/3 पार्ट पर फैला हुआ है, ठीक है। इसी के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसी के अंदर मैरियाना ट्रेंच मतलब मैरियाना गर्त है, ठीक है। चलो और ये ऑलमोस्ट अगर देखो अभी तो ये एक पेपर की शीट पर है यहाँ पर। जब हम इसको ग्लोब में देखेंगे ना, ग्लोब में अगर हम इसे देखें तो ग्लोब में ये हमें सर्कुलर टाइप में दिखता है। कैसा दिखता है? सर्कुलर टाइप में। चलो आगे चलते हैं। हाँ और 5 होते हैं, हम मैंने आपको भी बताया है। तो कौन कौन से होते हैं 5? इनको देख लेते हैं। तो एक है पैसिफिक ओशन नंबर 1, दूसरा है अटलांटिक, ये वाला है, ये एस शेप होता है अटलांटिक वाला। फिर नंबर 3 पर आता है हिंद महासागर इंडियन ओशन। नंबर 4 पर आता है साउदर्न ओशन दक्षिणी महासागर। और फिर नंबर 5 पर आता है ये है आर्कटिक महासागर, ये वाला। तो 5 हो गए ये, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? अब सेकंड नंबर पे आता है अटलांटिक ओशन, ये वाला, ये अटलांटिक ओशन। देखो ये अटलांटिक ओशन है।
तो यहाँ पर ये सेकंड लार्जेस्ट है। सबसे पहली बात क्या है, सेकंड नंबर पर सबसे बड़ा महासागर है। ये एस शेप का होता है। देखो यहाँ देखते हैं हम इसे, ये इसकी एस शेप है, दिख रही है इसकी एस शेप, ये एस शेप की जैसा है, ठीक है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर देखा जाए तो ये एस शेप है। चलो अब ये अगर इसके किनारे देखें तो यहाँ पर किससे है ये सर, इसके किनारे पे कोने पे क्या है इसका, ये नॉर्थ अमेरिका से यहाँ टच हो रहा है, फिर साउथ अमेरिका से यहाँ पर टच हो रहा है, फिर यूरोप से इधर की तरफ है ना, इसके फिर अफ्रीका से टच है। तो ये इसके क्या हो गए हैं, ये इसके हो गए हैं। अगर हम इसकी कोस्ट लाइन पर देखें तो ठीक है। इसमें एक चीज़ और होती है कि इसकी जो कोस्ट लाइन है, जैसे कि यहाँ जो कोस्ट लाइन है ना इसकी, ये हाईली इंडेंटेड का मतलब है दांतेदार है। कैसी है, दांतेदार, दंतुरित है और अनियमित है। और दंतुरित इसके तट की रेखा है, मतलब कोस्ट जो है इसकी दंतुरित तट रेखा है। तो ऐसा होने की वजह से यहाँ पर प्राकृतिक पोताश्रय और पत्तन के लिए बहुत ज़्यादा नेचुरल अपने आप ही हार्बर यहाँ मिलते हैं, ठीक है। तो क्या है, नेचुरल पोर्ट्स और हार्बर्स यहाँ होते हैं। अब इसकी ऐसे होने की वजह से ही यहाँ पर बहुत सारे पोर्ट्स हैं, ट्रेड्स होते हैं। तो इसीलिए अगर हम इसे कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा बिजिएस्ट ओशन माना जाता है, मतलब कि व्यस्त महासागर है। क्या है, ये है व्यस्त महासागर, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था अटलांटिक ओशन का। चलो अब हम पढ़ते हैं इंडियन ओशन। अब देखो इंडियन ओशन है, ये हमारा मतलब कि हिंद महासागर है। ये एक अकेला ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर है। अब कौन सा देश है अंदाज़ा लगाओ, तो साफ दिख रहा है हमारा इंडिया है। तो हमारे इंडिया के नाम पर क्या बन गया, इंडियन ओशन, मतलब हिंद महासागर बन गया, ठीक है। अब ये देखो, ये जो है त्रिभुजाकार है, ऐसा है ये त्रिभुजाकार। इस डायग्राम में देखते हैं, देखो ये इंडिया है, इसको यहाँ पे ऐसे और ऐसे आएगा ये, ठीक है। ये इसकी ऐसी आकृति बन जाएगी, ट्रायंगुलर शेप की बनेगी, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप है। अब इसको नॉर्थ में अगर देखें तो नॉर्थ में क्या आता है, इसका एशिया आता है यहाँ पर। ये देखो नॉर्थ में, नॉर्थ है, वेस्ट है और ईस्ट है। तो नॉर्थ में क्या आ गया, इसके एशिया आ गया, वेस्ट में इसके अफ्रीका आ गया। यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आ गया अफ्रीका आ गया। और जो इसके ईस्ट में जो है, जो इसके ईस्ट में है वो आता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। पूर्व में ऑस्ट्रेलिया आ गया, पश्चिम में अफ्रीका आ गया, उत्तर में एशिया आ गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके, ठीक है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं। अब आगे है कौन सा है, अब है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर ये रहा आर्कटिक तो यहाँ पर आएगा, ये आर्कटिक महासागर है। ये देखो ये आर्कटिक ओशन है, तो ये आर्कटिक सर्कल में लोकेटेड है, ठीक है। अब ये किससे, यहाँ पर क्या होता है ऊपर की तरफ, यहाँ पर होता है नॉर्थ पोल। तो यहाँ पर आएगा नॉर्थ पोल से सराउंडेड है, मतलब उत्तरी ध्रुव से सराउंडेड है ये, ठीक है। अब ये पैसिफिक ओशन से कनेक्टेड है। तो पैसिफिक ओशन का मतलब क्या है कि ये प्रशांत महासागर से, यहाँ पर एक पतली सी क्या है, स्ट्रेट है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। तो ये जो आर्कटिक महासागर है यहाँ से कनेक्टेड है बेरिंग जल संधि। स्ट्रेट को क्या बोलते हैं, जल संधि, ठीक है। साथ के साथ में हिंदी और इंग्लिश दोनों के नाम बताती हुई चल रही हूँ, ठीक है। बेरिंग जल संधि नाम से जाना जाता है, जो कि उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों और यूरोप से ये घिरा हुआ है, ठीक है, ये याद रखना। चलो अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे सारे जो हैं सागर पूरे हो चुके हैं, हो गए ना सारे सागर पूरे। चलो अब हम किस पर आ गए, अब हम आ जाते हैं अब हम आते हैं एटमॉस्फेयर पर, ठीक है, वायुमंडल। अब हम किस पर आ गए, वायुमंडल पर आ गए। चलो अब देखो वायुमंडल मतलब है एटमॉस्फेयर। यहाँ पर ये वायुमंडल को क्या बोलते हैं, ये हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। अब देखो ये जो हमारी जो पृथ्वी है, अगर हम ऐसे देखें
तो ये चारों तरफ से एक गैस की लेयर से, यहाँ पर चारों तरफ गैस की लेयर होती है, ठीक है। गैस मतलब क्या हुआ कि एटमॉस्फेयर होता है जिसमें से हम लोग सांस लेते हैं। तो इसी लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर। इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये जो हमारी अर्थ है वो इससे ग्रेविटेशन फोर्स से जुड़े हुए होते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स खींचती है इनको अपनी यहाँ पर, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल। अब जितनी ऊंचाई पर हम लोग जाएंगे ना, जितनी ऊंचाई पर हम लोग जाएंगे, इनका घनत्व भी कम होता रहेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे अगर हम करें, क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, वो नीचे की तरफ ज़्यादा लगती है, ठीक है। तो नीचे की तरफ ज़्यादा लगी तो यहाँ पर घनत्व ज़्यादा हो गया। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो इनका घनत्व कम होता चला जाएगा। घनत्व मतलब कि डेंसिटी कम होती चली जाएगी। तो ऊपर जाएंगे तो डेंसिटी कम होगी, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था। तो अभी हमने ये पढ़ लिया कि एटमॉस्फेयर क्या है। अब हाँ, यहीं से हम लोग, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन होती है, यहीं नाइट्रोजन है, पूरा गैसेस मिक्सचर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, अदर गैसेस है, बहुत सारी गैसेस हैं इसके अंदर। तो ये गैस की जो परत ही होने के कारण से ही हम लोग क्या लेते हैं, अपनी पृथ्वी पर आराम से सांस लेते हैं। अब इसकी अगर मैं लेंथ देखूँ ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वो होती है 1600 किलोमीटर तक। 1600 किलोमीटर तक ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है। एटमॉस्फेयर की ये लेंथ है। अब ये जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, देखो यहाँ लिखा भी हुआ है ना। अब ये वायुमंडल जो है, वायुमंडल 1600 किलोमीटर तक है। अब अगर आप वायुमंडल को देखें तो यहाँ पर उसके घटकों, तापमान और अन्य चीज़ों के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। ये इम्पोर्टेंट है। 5 परतें कौन कौन सी हैं? देखो, 5 परतें हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल और बहिर्मंडल। इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसको हम थोड़ा यहाँ पे ऐसे देख लेते हैं। ये देखो, ये है हमारी पृथ्वी, यहाँ पर ये हमारी ज़मीन है, यहाँ पर लैंड है। तो सबसे पहला जो आएगा वो आएगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। और ऊपर जाएंगे समताप मंडल तो उसको बोलेंगे स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। फिर और ऊपर जाएंगे मध्य मंडल, तो मध्य मंडल को हम बोलेंगे मीज़ोस्फेयर, ठीक है। थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो है आयन मंडल, मतलब कि क्या है? थर्मोस्फेयर। फिर और ऊपर जाएंगे तो है बहिर्मंडल, मतलब कि एक्सोस्फेयर। तो ये हमने उसकी 5 जो हमने उसकी लेयर्स पढ़ ली वायुमंडल की, नहीं पढ़ ली एटमॉस्फेयर की। तो वायुमंडल की विभिन्न परतें हमने पढ़ ली। चलो, ये इम्पोर्टेंट था इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में बता दिया। चलो, ये हमने सारा अभी यही पढ़ा है। एटमॉस्फेयर पढ़ लिया, 1600 किलोमीटर तक है, ये पढ़ लिया, ठीक है। 1600 किलोमीटर तक पढ़ लिया। इसकी 5 जो है लेयर्स पढ़ ली। यहाँ पर सरफेस से शुरू होती है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ये पढ़ ली हमने। अब यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर हमने पढ़ा है वो मेनली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का होता है। मेनली किसका होता है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन हमें पता है 78% है, ऑक्सीजन 21% है। और जो दूसरी गैसेस बची जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड आती है, आर्गन आती है, ठीक है, और दूसरी अदर गैसेस वो आती हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1% आती हैं, ठीक है। अब देखो कि ये जो ऑक्सीजन है ये किस काम आती है? ये हमारी सांस लेने के काम आती है, ब्रीथ लेने के काम आती है। जबकि जो नाइट्रोजन जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में, मतलब कि प्राणियों की वृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत ही कम मात्रा में है, 1% से भी कम मात्रा में है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। वो क्यों है? क्योंकि ये जो हमारी पृथ्वी है ना, उसको गर्म रखती है। कैसे रखती है? देखो, ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, ठीक है। अब पृथ्वी जो ऊष्मा छोड़ती है ये उसको बाहर नहीं जाने देती है, तो हमारी अर्थ पर एक गर्माहट वाला एटमॉस्फेयर बनाकर रखती है, जिससे कि हमें क्या होता है, हमें जीने के लिए वो टेम्परेचर हमें मिलता है, ठीक है। और ये पौधों की वृद्धि के लिए भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, मतलब कि क्या है, एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। और जो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है जो कि अर्थ से निकलती है और हमारे प्लेनेट को वार्म रखती है, क्योंकि अगर प्लेनेट ठंडा हो जाएगा तो यहाँ पर कोई जीवन नहीं हो पाएगा संभव, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, हमने डिस्कस कर लिए।
आगे चलते हैं। ये हमारा हो चुका है ना वायुमंडल। ये देखो हमने पढ़ लिया है 10%, 70% ये हो गया है, ये 78% पढ़ लिया है, 21% ये हो गया है। और एक चीज़ और जो मैंने आपको बताया था कि ये अर्थ है, चारों तरफ से ये इसका घनत्व जो है नीचे की तरफ रहता है, ऊपर जाते हैं तो रेरिफाइड एटमॉस्फेयर, मतलब कि घनत्व कम हो जाता है। इसलिए जब पर्वतारोही किसी पर्वत पर चढ़ते हैं ना तो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं वो। क्यों? क्योंकि ऊपर जो है वो एयर एटमॉस्फेयर की एयर की डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब अगला क्या आ गया? अब देखो, अब यहाँ पर ये समझा रखा है कि वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल, जहाँ पर ये तीनों मिल गए, जो हमने पहले पढ़ा था एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर, जहाँ मिल जाएंगे तो बीच में क्या बनेगा? वो बनेगा बायोस्फेयर। तो ये उसी को दर्शा रखा है कि किस तरह से है। अभी छोटा सा हाथी है, इसको जीने के लिए क्या चाहिए? जल मंडल, जल चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए इसको। ठीक है, चलने के लिए, रहने के लिए, फिरने के लिए ज़मीन चाहिए, उड़ेगा तो है नहीं, ये ज़मीन पर ही चलेगा। ठीक है, और सांस लेने के लिए क्या चाहिए इसको? वायुमंडल, एटमॉस्फेयर में गैसेस चाहिए। जब ये सारी चीज़ें इनसे मिलेंगी तो एक कौन सा कॉम्पोनेंट बन जाएगा? बायोस्फीयर नाम का कॉम्पोनेंट बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं जैव मंडल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बता रखा है, वो हमने प्रैक्टिकली भी देख लिया। अब हमने ये हमारा पूरा हो जाता है यहाँ पर। अब है जैव मंडल, तो जैव मंडल मतलब कि बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर मैंने आपको पहले ही बताया है कि जीव मंडल स्थल, ठीक है ना, जल और हवा के बीच का एक सीमित भाग है, मतलब कि एक नैरो जोन होता है। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है, ये देखो, ये इसका सीमित भाग है। यहाँ पर जीवन मौजूद होता है, यहाँ पर जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ होती हैं। अगर आप सूक्ष्म जीवों से लें, बैक्टीरिया से लेकर लें, तो बड़े बड़े स्तन, जैसे हमने अभी हाथी देखा है ना, मनुष्य भी है इसमें। ये सभी तरह के लोग इस जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। अब इस जीव मंडल मतलब बायोस्फीयर में ये दो भागों में बांटा जाता है मेनली। एक है जंतु जगत और एक है पादप जगत। अगर हम इसे इंग्लिश में देखें तो एक आएगा एनिमल किंगडम, कौन सा आएगा? एनिमल किंगडम, और एक आएगा प्लांट किंगडम। ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स में इसको बांटा गया है। तो हमने ज़्यादातर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो अपने कवर कर लिए हैं। हमने ग्लोबल वार्मिंग भी देख ली है कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है। ग्लोबल वार्मिंग की, क्योंकि अब टेम्परेचर जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इन सब की वजह से हमारी जो पृथ्वी है उस पर बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। धीरे धीरे जो हमारी ग्लेशियर्स की जो आइस है वो भी पिघलना शुरू हो गई है। ठीक है, तो अभी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी अर्थ को बचाएं, हमारे जो वाटर रिसोर्सेज बचे हैं उनको हम लोग बचाएं, अपनी अर्थ को बचाएं, अपनी धरती को बचाएं। ठीक है, हमने सारे इंपॉर्टेंट डोमेन्स पढ़ लिए, हर चीज़ पढ़ ली, तो हमारा यहाँ पर चैप्टर जो है वो पूरा होता है। ठीक है, चैप्टर हमारा पूरा होता है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।